फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्स वाला में। आज मैं आपको बीए का जो फोर्थ सेमेस्टर है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम उसके बड़े क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के स्वरूप को परिभाषित करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर है भारत राष्ट्रवाद का अर्थ एवं स्वरूप। पहले इसका अर्थ एवं स्वरूप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रवाद का तात्पर्य उस भावना से है जिसमें भारतवासियों ने एक राष्ट्र के रूप में स्वयं को पहचाना और विदेशी शासन से स्वतंत्रता पाने के लिए संगठित होकर संघर्ष किया। यह राष्ट्रवाद विविधताओं में एकता, सांस्कृतिक विरासत और साझा और ऐतिहासिक अनुभव और अंग्रेजी शासन के विरोध में पनपा। भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप बहुआयामी था। तो अब पहला पॉइंट देखते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं, धर्मों और सभ्यता के आधार पर गर्व की भावना के रूप में थी। अब देखते हैं राजनीतिक राष्ट्रवाद। तो भारत को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना। तीसरा, आर्थिक राष्ट्रवाद। तो स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन आदि के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था की रक्षा करना। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, विभिन्न धर्मों को समान दृष्टि से देखना और सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधना। फिर देखते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। तो इसका उदय होने के फैक्टर देखते हैं। तो 1857 की क्रांति, उससे पहले के सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों में देखने लगे थे। यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से विकसित हुआ। पहला प्रारंभिक चरण था 1857 से 1885। 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। भले यह असंगठित था, लेकिन इसने भविष्य के आंदोलनों की नींव रखी थी। इस समय तक सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि ने राष्ट्रवाद की चेतना को जन्म दिया था। अगला है कांग्रेस की स्थापना और उदारवादी राष्ट्रवाद। तो कांग्रेस की स्थापना में है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने संविधान के दायरे में रहकर अंग्रेजी सरकार से मांगे रखी। यह दौर मध्यम मार्गी था और राजनीतिक चेतना को जन्म दे रहा था। फिर तीसरा कारण है 1905 से 1919 तक बंगाल एक उग्र राष्ट्रवाद। तो बंगाल विभाजन 1905 के विरोध के रूप में तीव्र आंदोलन हुए। बाल गंगाधर तिलक, जो कि गर्म दल के नेता थे, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम लाल पाल बाल के नाम से जाने जाते हैं, जैसे नेताओं ने उग्र तरीके से अपनाए। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन इसी दौर में हुए। अब आता है गांधी युग। यह आता है 1919 से 1947 तक। इसमें आता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचाया गया। अगला पॉइंट है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में, और सविनय आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आदि के जरिए अंग्रेजों को बड़ी चुनौती दी गई। राष्ट्रवाद अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन बन गया था। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं हम। भारतीय राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली विचारधारा है बनकर उभरा, जिसने देश के कोने कोने से लोगों को जोड़ा। इसकी विशेषता यह थी कि विविधताओं को स्वीकारते हुए भी भारत को एक राष्ट्र मानता था, और राष्ट्रवादी भावना ने स्वतंत्र संग्राम को जन्म दिया और अंत में 1947 में भारत को आज़ादी दिलाई। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसके पॉइंट है, पहला है इसके बारे में बताया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित करने के लिए बनाए गए थे, जिसे विस्तृत महत्वपूर्ण अधिनियम था। यह अधिनियम भारत में संवैधानिक शासन को दिशा निर्णायक कदम था। इसमें 1930 के गोलमेज सम्मेलनों के निष्कर्षों को शामिल किया गया, और यह कई मामलों में 1919 के अधिनियम से अधिक विस्तृत एवं प्रभावशाली था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे संविधान में 1935 के बहुत सारे वर्णन बताए गए हैं। इस अधिनियम ने भारत में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के वितरण के साथ एक संघीय ढांचे की व्यवस्था की। संघ में ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को शामिल करने की योजना थी। हालांकि देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर देते, इसलिए यह संघ अस्तित्व में नहीं आ पाया था। फिर अगला है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांत को पूर्ण प्रशासनिक स्वतंत्रता दी गई। डायरकी की व्यवस्था को प्रांतीय स्तर पर समाप्त कर दिया गया और चुने हुए मंत्रियों को कार्यकारी शक्तियां दी गई। प्रांत में निर्वाचित सरकारें बनाई गई, जिससे भारतीय नेताओं को पहली बार सत्तारूढ़ बनने का अवसर मिला। केंद्र में द्वैत शासन, डायरकी एट सेंटर। तो केंद्र सरकार में डायरकी की व्यवस्था
लागू की गई। केंद्र में कुछ विषयों को आरक्षित, कुछ विषयों को प्रवेशित विषय में बांटा गया, हालांकि यह व्यवस्था कभी लागू नहीं हो सकी। चौथा पॉइंट है विषयों का 3 सूत्रीय विभाजन। शक्तियों को 3 सूत्रों में बांटा गया। पहला है संघ सूची, अगला है प्रांतीय सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियों में बांटा गया। फिर 5वां पॉइंट है विधानमंडलों का विस्तार। तो केंद्र और प्रांत दोनों में द्विसदनीय व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया। निर्वाचनों का दायरा बढ़ाया गया, जिससे लगभग 10% जनता को मताधिकार मिला। प्रमुख भारतीय सेवाओं ICS का नियंत्रण किया। ICS पुलिस, रेल सेवाओं जैसे केंद्रीय सेवाओं पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बना रहा। संविधान सभा या संविधान निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं। तो संविधान सभा और संविधान निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं हुई। इस अधिनियम में भारतीयों को संविधान निर्माण का अधिकार नहीं दिया गया। फिर आता है निष्कर्ष में बताया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को पहली बार संघीय और विकेंद्रीकृत ढांचे की ओर अग्रसर किया। यह अधिनियम भारतीय संविधान के कई प्रावधानों के आधारशिला बना, जैसे संघीय ढांचा, 3 सूची प्रणाली और प्रांतीय स्वायत्ता। हालांकि इस अधिनियम में पूर्ण स्वराज्य भारतीयों की संप्रभुता का अभाव था, लेकिन यह भारतीय संविधान के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम था।